नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है विजडम इंग्लिश गुरु चैनल पर। तो दोस्तों, जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया था कि मैं आपके लिए कंप्लीट इंग्लिश स्पीकिंग की पूरी सीरीज लेकर के आने वाला हूं। तो उस सीरीज की शुरुआत आज हो रही है। तो गाइस, सबसे पहले मेन चीज ये है, आपको ये समझना बहुत जरूरी हो जाता है, ये सवाल पहले खुद से करना बहुत जरूरी हो जाता है कि क्या आप सच में इंग्लिश बोलना सीखना चाहते हैं। अगर आप सच में अंग्रेजी बोलना सीखना चाहते हैं तो आपको एक एक स्ट्रक्चर को, एक एक क्लास को, रोज एक क्लास को देखना है और उसकी प्रैक्टिस करनी है। ये नहीं कि आपने 2-3 क्लासेस एक साथ देख ली और उसकी प्रैक्टिस नहीं की, उससे कोई फायदा नहीं होने वाला है। जैसे कि हमारा, अगर आपको अंग्रेजी बोलना सीखना है तो सबसे पहले उसके स्ट्रक्चर को समझना बहुत जरूरी है। बेस स्ट्रक्चर, फाउंडेशन कहां से स्टार्ट होती है, किस तरह से हम उस पर काम कर सकते हैं। तो सबसे पहले आप देख रहे होंगे सामने बोर्ड पर मैंने 2 हेल्पिंग वर्ब्स रखी हैं। हेल्पिंग वर्ब्स का मतलब क्या होता है? हेल्पिंग वर्ब्स का मतलब होता है मददगार क्रिया। किसी भी चीज में जब आप कोई सेंटेंस बनाते हैं, वहां पे जो हमें हेल्प करती है उसे क्या कहते हैं? हेल्पिंग वर्ब कहते हैं, यानी कि मददगार क्रिया कहते हैं। ठीक है, ऐसे ही हमारे पास अलग अलग टेंसेस में, अलग अलग काल में ये चीजें चेंज होती जाती है। सबसे पहले जो हमें सीखना चाहिए वो है डू एंड डज। डू और डज 2 हेल्पिंग वर्ब हैं। ये 2 हेल्पिंग वर्ब कैसे काम करती हैं, ध्यान दीजिएगा। इसका यूज प्रेजेंट के लिए होता है। किसके लिए यूज होता है? प्रेजेंट के लिए यूज होता है। जहां पर मुझे क्या करना है, क्या तुम स्कूल जाते हो, क्या तुम क्रिकेट खेलते हो, क्या तुम ढोलक बजाते हो, मतलब किसी के भी बारे में सामने से कोई जानकारी लेना, वहां पे मैं डू और डज का इस्तेमाल करूंगा। क्लियर? आप देखेंगे कि सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब होती है और इसमें जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज हो जाती है, जो आपका लास्ट तक साथ नहीं छोड़ने वाला है, वो होने वाले हैं सब्जेक्ट्स। सब्जेक्ट्स किन्हें कहते हैं पहले ये समझ लीजिए। आप देख रहे होंगे सामने आई, यू, वी, दे, ही, शी, इट एंड नेम, यानी कि 8 सब्जेक्ट्स। कितने सब्जेक्ट्स? 8 सब्जेक्ट होते हैं। 8 के 8 सब्जेक्ट हमारे सारे की सारी पूरी की पूरी जितने भी हम इंग्लिश बोलेंगे वहां पर यूज होंगे। और यही नहीं, चाहे हम हिंदी सीख रहे हैं, चाहे इंग्लिश सीख रहे हैं, जापानीज सीख रहे हैं, जर्मनी सीख रहे हैं, कोई भी लैंग्वेज सीख रहे हैं, वहां पर सब्जेक्ट का खेल होगा और सब्जेक्ट सिर्फ 8 ही रहेंगे। ओके, आई होप आप इस चीज को समझ पाए होंगे। तो सबसे पहले स्ट्रक्चर को समझना है, ये हमारे प्रेजेंट के लिए है। अब इनमें क्या होगा कि ये दोनों के दोनों प्रेजेंट के लिए यूज होते हैं। क्लियर? बट इनमें जो सब्जेक्ट्स हैं, इन सब्जेक्ट्स का बंटवारा हो रखा है। इस चीज को बहुत जरूरी समझना है, क्योंकि कई बार क्या होता है, डज के सब्जेक्ट्स आप डू के साथ यूज कर लेते हैं और डू के सब्जेक्ट डज के साथ यूज कर लेते हैं, और क्या हो जाती है, ग्रामर रॉन्ग हो जाती है। और फिर बोलते हैं अरे ग्रामर से कोई फर्क नहीं पड़ता। बहुत ज्यादा फर्क पड़ता है। फर्क यहीं से पड़ता है क्योंकि आपका बेस अच्छा नहीं होता है। ठीक है, तो चलिए समझते हैं। सबसे पहले देखिएगा, डू के साथ कौन कौन से सब्जेक्ट हमारे? आई, यू, वी, दे। 4 सब्जेक्ट रहते हैं हमेशा हमेशा। डू के साथ आई, यू, वी, दे, 4 सब्जेक्ट। जी हाँ, 4 सब्जेक्ट। अगर ऐसी में बात करूं डज के साथ की, तो डज के साथ ही, शी, इट, नेम, यानी कि जब भी आपको किसी थर्ड पर्सन के बारे में बात करनी होगी, किसी लड़के के बारे में बात करनी होगी तो ही डज के साथ आएगा, किसी लड़की के बारे में बात करनी होगी तो शी डज के साथ आएगा। इट यानी कि कोई चीज, जैसे कि मार्टर है, तो यहां पर आप क्या कर सकते हैं, इट का यूज कर सकते हैं और ये भी डज के अंतर्गत आएगा। अगर मैं बात करूं किसी के नेम की, नेम यानी कि किसी पर्टिकुलर व्यक्ति का नाम हो सकता है, किसी चीज का नाम हो सकता है। जैसे मैं कहूं राहुल, अनुज, अंकिता, या फैन कह दूं, या कोई भी चीज चेयर कह दूं, तो ये सारे की सारी चीजें डज के अंतर्गत आएंगी, क्योंकि ये भी एक सब्जेक्ट के अंतर्गत आता है। क्लियर? इट के बारे में एक बार बता दूं मैं आपको एक बार कि ये लिविंग थिंग्स और नॉन लिविंग थिंग्स दोनों के साथ यूज होता है। बहुत सारे बार लोग कहते हैं कि भैया ये नॉन लिविंग थिंग के साथ यूज होता है। आपको एक चीज समझनी होगी कि इट का यूज लिविंग थिंग, नॉन लिविंग थिंग दोनों के साथ यूज होता है। जैसे कि अगर मैं बात करूं, सामने किसी खेत में वहां पर कोई गाय चारा चल रही है, पर मैं दूर से देख रहा हूं, पर मुझे क्या पता वो गाय है या बैल है, तो वहां पर ऐसी सिचुएशन में मैं इट का यूज करूंगा, इट इज अ काउ। क्लियर? मैं उसकी जाति के बारे में बात कर रहा हूं, उसके जाति के नाम के बारे में बात कर रहा हूं। मुझे ये नहीं पता है कि वो बैल है या गाय है या फिर सांप है। सांप को कोई चेक नहीं करता है कि मेल है या फीमेल है, तो इट इज अ स्नेक। दिस इज अ स्नेक, इट इज अ स्नेक, हम दोनों यूज कर सकते हैं यहाँ पे। क्लियर? आई होप आपको इट का जो कंफ्यूजन है वो क्लियर हुआ हो। अब मैं बात करता हूं कि जैसे मेरे सेंटेंसेस बनेंगे, ये सेंटेंसेस किस तरह से बनेंगे कि भाई नॉर्मली मुझे आपके बारे में जानकारी लेनी है। क्या आप क्रिकेट खेलते हो? क्या आप चाय पीते हो? क्या आप स्कूल जाते हो? मतलब
ता है, ती है, ते है, जिनके अंत में आ रहा है, वो सारे के सारे प्रेजेंट इंडेफिनिट के अंतर्गत आते हैं। किसके अंतर्गत आते हैं? प्रेजेंट इंडेफिनिट के अंतर्गत आते हैं। सबसे पहले मैं कह सकता हूं क्या वह क्रिकेट खेलता है, तो क्या वह क्रिकेट खेलता है, इसमें क्या है, सिंपल तरीके से किस तरीके से सेंटेंस बनेगा वो फॉर्मेशन देखेंगे। हमें कोई फॉर्मूला याद नहीं करना है। अगर फॉर्मूला याद करने वाला दिमाग आपका है तो भैया ये वीडियो देखना बंद कर दीजिए, क्योंकि यहाँ पे आपको फॉर्मूला के हिसाब से पढ़ाई नहीं होगी, आपको डायरेक्ट सेंटेंसेस के साथ काम करना होगा। ओके, तो देखिएगा डू के साथ हमने क्या करना है, सीधा सब्जेक्ट को मिला देना है। किसको मिलाना है? सब्जेक्ट को मिलाना है। ये क्या है? ये हेल्पिंग वर्ब कहलाती है। क्या कहलाती है? हेल्पिंग वर्ब। और ये क्या कहलाते हैं? हमारा ये जो चीजें इनको कहते हैं सब्जेक्ट्स। क्या कहते हैं? सब्जेक्ट्स। ओके, जब भी कोई क्वेश्चन करना है कि क्या वह क्रिकेट खेलता है, तो मुझे क्या करना है कि मतलब ये आपको वह है, वह किसकी फैमिली में? डस की फैमिली में, तो मुझे डस को उठाना पड़ेगा। बट उससे पहले मैं आपसे पूछूंगा क्या आप क्रिकेट खेलते हो, तो क्या हो जाएगा? डू को कनेक्ट किया मैंने किसके साथ? यू के साथ। तो सीधा सीधा हमारा क्वेश्चन बन रहा है डू यू। अब क्या करने की बात हो रही है? जो भी एक्शन हो रहा है, यानी कि खेलने का एक्शन हो रहा है, खेलने को क्या कहते हैं? प्ले कहते हैं। तो क्या करेंगे? डू यू प्ले क्रिकेट? क्या आप क्रिकेट खेलते हो? अगर मैं बोल रहा हूं क्या आप बैडमिंटन खेल रहे हो, कुछ भी नहीं करना मेरे दोस्तों। डू यू प्ले बैडमिंटन? डू यू डांस? डू यू वॉच टीवी? क्या तुम टीवी देखते हो? इसी तरह से सारे के सारे क्वेश्चन होंगे, ठीक है। डू यू स्वीप द फ्लोर? डू यू मॉप द फ्लोर? ओके, इस तरीके से सारी की सारी चीजें चलने वाली है। अगर मुझे पॉजिटिव आंसर देना है कि हाँ भाई मैं क्रिकेट खेलता हूं, तो वहां पे मुझे सीधा सीधा करना पड़ेगा यस आई प्ले क्रिकेट। ठीक है, यहां पे सीधा सीधा क्या किया? यस आई प्ले क्रिकेट। अब क्या हुआ? मैंने यस किया डायरेक्ट सीधा, क्योंकि यहां पे सब्जेक्ट चेंज हो गया। मैं आपसे कोई सवाल पूछूंगा तो आप ये तो नहीं बोलोगे ना हाँ तुम क्रिकेट खेलते हो, नहीं, आप क्या बोलोगे? हाँ मैं क्रिकेट खेलता हूं। तो क्या हो जाएगा? यस आई प्ले क्रिकेट। ऊपर की चीजें नीचे चिपका दी, कुछ भी नहीं है इंग्लिश में। इंग्लिश इज नथिंग, कुछ भी नहीं है, सिर्फ आपको समझ का खेल है। अगर आप इस चीज को समझ आते हैं तो ये फटाफट उंगलियों में आपका होने लग जाएगा, ठीक है। नेगेटिव देखिए, नो आई। अब यहाँ पे हमें ध्यान देना है कि कौन सी हेल्पिंग वर्ब पे मैं बात कर रहा हूं। जो भी हेल्पिंग वर्ब होगी वो हेल्पिंग वर्ब हमारे साथ कहां? यहाँ नीचे आ जाएगी। तो मैं क्या करूंगा? नो आई डू नॉट, और जो ऊपर की चीजें हैं, ऊपर की चीजें नीचे उतर के आ जाएगी। प्ले क्रिकेट क्या हो जाएगा? नो आई डू नॉट प्ले क्रिकेट। क्लियर? आई होप सो क्लियर हुआ हो। ओके, यहाँ पे अगर सवाल होता है डू यू प्ले बैडमिंटन? यस आई प्ले बैडमिंटन। नो आई डू नॉट प्ले बैडमिंटन। और डू और नॉट मिलकर के क्या बन जाता है? डोंट बन जाता है। क्या बन जाता है? डोंट बन जाता है। आप कह सकते हो नो आई डोंट प्ले बैडमिंटन, नो आई डोंट प्ले क्रिकेट। क्लियर? आई होप सो ये चीज समझ आई हो, ठीक है। इस ऐसे आपको और प्रैक्टिस करनी है कि जैसे कि क्या आप टीवी देखते हो, तो क्या हो जाएगा? डू यू वॉच टीवी? इसमें इंपॉर्टेंट जो चीज होती है वो होती है वर्ब, ठीक है। वर्ब अगर आपके पास जितनी ज्यादा वर्ब्स हैं उतने ज्यादा आप सवाल पूछ सकते हैं। क्लियर? डू यू गो फॉर मॉर्निंग वॉक? क्या तुम मॉर्निंग वॉक पे जाते हो? डू यू गो टू स्कूल डेली? क्या तुम रोज स्कूल जाते हो? इस तरह की जो भी चीजें आएगी वो सारे के सारे इसी स्ट्रक्चर के अंतर्गत आएंगी। बस आपको ये स्ट्रक्चर दिमाग में सेट कर लेना है 50 बार। आज अपने घर वालों से सबसे पूछिए कि वो क्या क्या करते हैं, उनके बारे में जानकारी लीजिए, ठीक है। क्या तुम पढ़ाई करते हो? डू यू स्टडी? क्या तुम लिखते हो? डू यू राइट? क्या तुम पत्र लिखते हो? डू यू राइट अ लेटर? कुछ भी नहीं हो रहा है भाई, सीधा चिपकाने वाला हिसाब किताब चल रहा है, ठीक है। इंग्लिश इज नथिंग, वाकई इंग्लिश में कुछ भी नहीं है। अगर आप उस चीज को दृढ़ इच्छा शक्ति के साथ समझने की एक अपने मन के अंदर एक संकल्प लेते हैं, उस संकल्प से सारी की सारी चीजें हो सकती है। क्लियर? तो चलिए अब डस के बारे में बात कर लेते हैं। डस में आप देखिएगा कि आपके मन में सवाल आएगा कि क्या डस में भी हमें वही पैटर्न यूज करना चाहिए जो हमने डू के साथ यूज किया? तो जी हाँ, बिल्कुल हमें पैटर्न वही यूज करना है। बस एक चीज का ध्यान देना है कि वर्ब के साथ पॉजिटिव जब हम सेंटेंस बना रहे होंगे, जब पॉजिटिव फ्रेम में हम आंसर कर रहे होंगे, वहां पर हमें वर्ब के साथ एस या ईएस जोड़ना होगा। क्लियर? वो चीज समझते हैं किस तरह से होगी, एक एग्जांपल के तौर पे देखेंगे। सबसे पहले माने कि सवाल किसके लिए होंगे? ही, शी,
इट, नेम, इनके लिए सवाल हो सकते हैं इसमें। आपको ये नहीं करना है डज यू, डज ही, डज यू, डज वी, डज दे, ये चीज नहीं आ सकती क्योंकि ये डू यू, डू वी, डू दे, डू आई के साथ ही यूज होता है। वैसे ही डज ही, शी, इट, नेम, इसको इस तरह से समझ लीजिए कि भाई ये किसी देश की टेरिटरी यानी कि बॉर्डर लाइन है। अगर आप इस तरफ जाएंगे तो यहाँ से गोली मार दी जाएगी और इस तरफ जाएंगे तो यहाँ से वाले आपको गोली मार देंगे। समझ आ रहा है नहीं आ रहा है? ठीक है, तो देखते हैं कि क्या आपके पापा रोज मॉर्निंग वॉक पे जाते हैं, यानी कि आपके पापा के बारे में किसी थर्ड पर्सन के बारे में जानकारी ली जा रही है, तो वहां पे हमें हमेशा क्या करना पड़ेगा, डज के साथ सेंटेंस मिलाना है। तो डज ही यानी कि योर फादर, क्वेश्चन देखिएगा, डज योर फादर गो फॉर मॉर्निंग वॉक? Does your father go for morning walk? ठीक है, अब देखिए गो के साथ कई जगह पे टू भी आता है, कई जगह पे फॉर भी आता है। उस चीज को समझने के लिए क्या कर सकते हैं, गो के साथ कहीं पे टू है और कहीं पे फॉर है, मुझे पता कैसे चलेगा? टू हमेशा जब आगे कोई प्लेस का नाम हो, जैसे स्कूल, ठीक है, मार्केट, तो वहां पे गो टू मार्केट, गो टू स्कूल, इस तरह से आ जाएगा। अगर कोई काम है तो वहां पे फॉर का यूज होगा, गो फॉर मॉर्निंग वॉक, ठीक है। तो वॉक के लिए, किसके लिए, वर्क के लिए। और मॉर्निंग वॉक क्या है, एक काम है, ना कि कोई जगह है, ठीक है। या शॉपिंग, शॉपिंग, गो फॉर शॉपिंग, वहां पे हम फॉर का यूज करेंगे। इज दैट क्लियर और नॉट? आई एम सो क्लियर हुआ। आगे बात करते हैं, डज योर फादर। देखो डज के बाद हमने सीधा सब्जेक्ट लगा दिया, क्या लगा दिया, सब्जेक्ट लगा दिया। सब्जेक्ट कौन है, आपके पापा है, आपकी मम्मी हो सकती है, आपकी बहन, भाई, कोई भी हो सकता है, आपका दोस्त हो सकता है, मेल फीमेल कोई भी हो सकता है, ठीक है। यहाँ पे क्या करना है, डज योर फादर गो फॉर मॉर्निंग वॉक? क्या आपके पापा सुबह की सैर पे जाते हैं? आंसर क्या हो जाएगा, यहां पे ध्यान देने की जरूरत है। यस माय फादर, और यहां पे आप माय फादर की जगह पे ही भी लिख सकते हैं, ठीक है। यस ही भी लिख सकते हैं। यस माय फादर, गो की जगह पे क्या हो जाएगा, गो के साथ गोज बन जाएगा, क्या बन जाएगा, ईएस लग जाएगा। यानी कि जब भी हम प्रेजेंट इंडेफिनिट में थर्ड पर्सन के बारे में बात करते हैं तो क्या होता है, एस या ईएस के साथ जुड़ जाता है, ठीक है। यस माय फादर गोज, अभी देखिए आपको एस या ईएस, कहां पे एस लगेगा, कहां पे ईएस लगेगा, ये मैंने लाइव वाले सेशन में पूरा क्लियर कर रखा है। एक एक पीपीटी आपको दिखा रखी है, मैं आपके साथ लिंक ऐड कर दूंगा, आपको वीडियो जरूर देखना ताकि आपको चीजें एक एक करके क्लियर हो। और कोई भी सवाल होते हैं तो आप कमेंट बॉक्स पे मतलब अपने क्वेश्चंस आप पूछ सकते हैं, आपको उसका जवाब जरूर मिलेगा, ठीक है। ओके, तो देखिए यस माय फादर गोज फॉर मॉर्निंग वॉक, morning walk. Okay, if I have to answer in a negative way, so that time I have to use here no my father. अब देखिएगा जैसे वहां आपने डू नॉट यूज किया था वैसे ही यहाँ उठ करके क्या आ जाएगा, डज आ जाएगा, क्या आ जाएगा, डज, डज नॉट हो जाएगा। क्लियर, बहुत सिंपल है यार, बस सोच सोच का फर्क है, इंग्लिश कठिन है, यही सोच करके आज तक नहीं आई है, ठीक है। डज नॉट गो फॉर मॉर्निंग वॉक। क्लियर। अब एक सवाल और दिमाग में उठ सकता है कि भाई यहाँ तो हमने गोज लिखा और यहाँ पे गो लिखा, क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी डज आ चुका है और एक बार अगर डज अगर पूरा पूरा है तो यहाँ पे हम चेंज नहीं कर सकते। वही सिचुएशन आपने यहाँ देखी होगी, ठीक है। आई एम सो क्लियर हुआ। हम इसके साथ प्रैक्टिस कर लेते हैं। डज योर मदर प्ले बैडमिंटन? क्या आपकी मम्मी बैडमिंटन खेलती है? तो आंसर हो जाएगा यस माय मदर plays badminton. No, my mother does not play badminton. Does your brother watch TV daily? क्या आपके भैया रोज टीवी देखते हैं? Yes, my brother watches TV daily. No, my brother does not watch TV daily. ऐसे ही प्रैक्टिस करनी पड़ेगी गाइस। कोई भी सवाल है, कोई भी चीज है, आप कमेंट बॉक्स में कमेंट ड्रॉप कीजिए, आपको आंसर मिल जाएगा। क्लियर। तो आई होप सो आपको ये पैटर्न समझ आया होगा किस तरह से ये वर्क कर रहा है। डू और डज, डू और डज दो हेल्पिंग वर्ब है, प्रेजेंट इंडेफिनिट में यूज होती है, जिसके अंत में ता है, ती है, ते है। ऐसे सवालों का जवाब देने के लिए या फिर इसका इंटरोगेटिव हो सकता है, अफर्मेटिव या नेगेटिव, आप देख सकते हैं ये इंटरोगेटिव हो गया, अफर्मेटिव हो गया एंड नेगेटिव सेंटेंस है। तीनों के तीनों एक साथ चुटकी में खत्म हो रहे हैं। बस समझना है कि किस तरह से हम इसे यूज कर रहे हैं, किसी फार्मूला के चक्कर में नहीं पड़ना है। हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस
प्लस, वर्ब प्लस, ये सब कबाड़ है भाई, ठीक है, कुछ काम नहीं आने वाला है। आपको जब इंग्लिश बोलोगे वहां पे कोई भी फॉर्मूला देख के आप नहीं बोलते हो, सामने से क्वेश्चन आता है डायरेक्ट आंसर करना पड़ता है। ओके, तो इसकी हैबिट डालनी है, आदत डालनी है। क्लियर? प्रैक्टिस मेक्स इंप्रूवमेंट, प्रैक्टिस मेक मैन परफेक्ट, ये चीज गलत है। प्रैक्टिस मेक्स इंप्रूवमेंट, हमें करना है जितना ज्यादा हम प्रैक्टिस करेंगे उतना ज्यादा इंप्रूवमेंट आएगा और बेटर होते जाएंगे। ठीक है, आई होप सो आपको समझ आया। अगर कोई भी क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं, फिर आपको आंसर जरूर मिलेगा। साथ ही लाइव सेशंस में आप अटेंड कर सकते हैं, जब भी मेरा लाइव सेशन होगा मैं आपको पहले नोटिफिकेशन जरूर दे दूंगा उसके लिए। क्लियर? और वहां पे आप अपने क्वेश्चंस के साथ आइए और आपके आंसर आपको मिलेंगे। सो आई होप सो आपको समझ आया हो। थैंक यू सो मच। और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच फॉर टुडे, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ।